जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित बाबा केदारनाथ का मंदिर काफी प्रसिद्ध है, जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा। हर साल बहुत से भक्त केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं। अगर आप भी इस साल 2023 में केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आप केदारनाथ यात्रा 2023 का एक फुल स्ट्रेटेजिक प्लान बना सकते हैं, वो भी बजट में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केदारनाथ धाम जाने के क्या क्या साधन है, आपको कुल कितना खर्चा आने वाला है, खाने पीने और स्टे करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होंगे, क्या हम अपना पर्सनल कैंप लगा सकते हैं, यात्रा पर जाने के लिए कौन सा महीना सबसे सही रहेगा, इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में कितने दिन का समय लगेगा और पैदल ट्रैक को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। और साथ ही साथ अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते तो हेलीकॉप्टर की सर्विस भी वहां पर उपलब्ध है, तो हेलीकॉप्टर के लिए कितना फेयर होगा और उसकी टाइमिंग क्या क्या होगी और वो कहां से मिलेगी। और दोस्तों, कैसे आप बहुत कम खर्च में केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए हुए देख लिया तो मैं दावा करता हूं कि इस साल 2023 में बाबा केदारनाथ के दर्शन आप काफी बजट में कंप्लीट करने वाले हैं। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि केदारनाथ जाने की एक परफेक्ट प्लानिंग कैसे की जा सकती है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप पैदल ट्रैकिंग करने वाले हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट टिप्स आपको वीडियो के बीच बीच में देता रहूंगा, तो लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना होने पाए। वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपकी प्लेलिस्ट में हमेशा के लिए सेव हो जाए और आप फ्यूचर में कभी भी देख सकें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हर हर महादेव का नारा लगा दीजिए ताकि महादेव का आशीर्वाद आप पर भी हमेशा बना रहे। हर हर महादेव। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस साल 2023 में केदारनाथ यात्रा कब से शुरू होगी और कब तक चलेगी। आप सभी को पता है कि बाबा केदारनाथ मंदिर 6 महीने के लिए खुला रहता है और 6 महीने के लिए बंद होता है। अक्षय तृतीया के दिन बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलते हैं और दीपावली के 2 दिन बाद भाई दूज को कपाट बंद हो जाते हैं। इस वर्ष 2023 में केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे और 14 नवंबर को बंद हो जाएंगे। तो आप 25 अप्रैल से लेकर 14 नवंबर के बीच में कभी भी बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा प्लान कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ पहुंचने से पहले आपको अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, अन्यथा आपको यात्रा करने नहीं दिया जाएगा। इस साल से टोकन सिस्टम लागू हो चुका है, तो यात्रा पर्ची चेक होगी और आपको टोकन मिलेगा, और अगर आपके पास टोकन नहीं हुआ तो आपको वापस भेज दिया जा सकता है। अब बात करते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम यानी कि बेस्ट मंथ कौन सा होगा, तो वो है सितंबर और अक्टूबर का महीना। अगर मैं मई जून की बात करूं तो वहां पर काफी ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि गर्मी छुट्टी का सीजन होता है, तो काफी लोग वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और अगर मैं जुलाई अगस्त की बात करूं तो ये मानसून का सीजन होता है, बहुत ज्यादा बारिश का सामना करना पड़ सकता है और ये मानसून आपका मजा किरकिरा कर सकता है। अगर आप आराम से दर्शन करना चाहते हैं तो अक्टूबर नवंबर का सबसे बेस्ट मंथ माना जाता है, क्योंकि उस टाइम पर भीड़ भी कम होती है और आपका बजट भी कम आता है और आप आराम से दर्शन भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है कि हम कैसे पहुंचें। केदारनाथ यात्रा के लिए आपको सबसे पहले सोनप्रयाग पहुंचना होगा, यानी कि सोनप्रयाग पहुंचने के लिए आपके पास क्या क्या साधन है। तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, बाय एयर, बाय ट्रेन और बाय बस। केदारनाथ पहुंचने के लिए अगर आपका माध्यम फ्लाइट है तो आप देहरादून एयरपोर्ट तक पहुंच जाइए और फ्लाइट का सफर सिर्फ देहरादून तक हो पाएगा, क्योंकि उससे आगे का सफर आपको बस या कैब से ही करना होगा। अब बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की, तो वो है ट्रेन। ट्रेन के लिए आपके पास 3 रेलवे स्टेशन होंगे, हरिद्वार रेलवे स्टेशन, देहरादून रेलवे स्टेशन और तीसरा ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। ऋषिकेश और देहरादून रेलवे स्टेशन तक सारी ट्रेनें नहीं जाती हैं, लेकिन हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक सभी प्रमुख ट्रेनें आती हैं। हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको जाना होता है सोनप्रयाग। तो सोनप्रयाग जाने के लिए हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास से ही आपको बस इजीली अवेलेबल हो जाती है। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 230 किलोमीटर के आसपास है और इस दूरी को तय करने में लगभग 10 से 12 घंटे का समय लग सकता है। अगर आप बजट यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे सस्ते ऑप्शन की बात करूं तो बस से जाना ही सही रहेगा। इसका किराया लगभग 500 रुपए से 600 रुपए होता है। पहली बस सुबह 3 बजे और आखिरी बस सुबह 9 बजे तक सोनप्रयाग के लिए चलती है। अब बात करते हैं आपको बस की टिकट कैसे लेनी
लेनी है। जैसे ही आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो सीधे हरिद्वार बस स्टॉप जाकर भी आप बस की टिकट ले सकते हैं। इसके अलावा आप हरिद्वार से सोनप्रयाग तक की बस का टिकट किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे रेड बस, मेक माई ट्रिप से एडवांस में ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको थोड़ा महंगा टिकट लगेगा जो कि 800 रुपए से 1200 रुपए तक का हो सकता है। इसके अलावा हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको बहुत सारे प्राइवेट ट्रेवल एजेंट्स वाले मिल जाएंगे, तो आप इन एजेंट से भी सोनप्रयाग तक का टिकट ले सकते हैं। इसके अलावा आप हरिद्वार से प्राइवेट टैक्सी बुक करके भी सोनप्रयाग तक जा सकते हैं, और अगर आप हरिद्वार तक पहुंचने में लेट हो जाते हैं तो आपके पास दो विकल्प होंगे सोनप्रयाग तक पहुंचने के लिए। पहला, या तो आप हरिद्वार से ऋषिकेश बस से चले जाएं और ऋषिकेश से डायरेक्ट सोनप्रयाग के लिए बस आपको दिन के 1 बजे तक मिल जाएगी, या तो आप हरिद्वार से शेयरिंग टैक्सी से पहले गुप्त काशी और फिर गुप्त काशी से सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। कुल मिलाकर आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं सोनप्रयाग तक पहुंचने के लिए। इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको जो मैंने दी है उसके लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए अब कुछ और ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ लोग बाइक रेंट पर लेकर भी जाते हैं, या फिर अगर आप अपनी पर्सनल कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो सोनप्रयाग तक आप अपनी गाड़ी लेकर भी जा सकते हैं। सोनप्रयाग में बहुत बड़ी पार्किंग बनी हुई है जहां से आप अपनी कार और बाइक पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कौन सा तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप बहुत कम बजट में केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो बस से जाना सही रहेगा। मान लीजिए आपने हरिद्वार या ऋषिकेश से सुबह 5 बजे वाली बस पकड़ी है तो आप 3 या 4 बजे शाम तक सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे, क्योंकि 10 से 12 घंटे का टाइम लगता ही है। तो अब बात कर लेते हैं सोनप्रयाग में रुकने की क्या व्यवस्था होगी। इतना लंबा रूट तय करके आपको थकान महसूस होने लगेगी तो आपको रेस्ट करने के लिए सोनप्रयाग में स्टे लेना होगा। सोनप्रयाग में बहुत सारे गेस्ट हाउस, होटल और लॉज बने हुए हैं जिनका किराया अगर आप मई जून में जाते हैं तो 3000 से 5000 रुपए तक हो सकता है, और अगर आप सितंबर अक्टूबर में जाते हैं तो यही किराया 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक भी हो सकता है। मतलब सितंबर अक्टूबर में रूम सस्ते होते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत कम बजट में सोनप्रयाग में नाइट स्टे करना चाहते हैं तो वहां पर डॉर्मेट्री की फैसिलिटी भी होती है जिसमें आप 300 रुपए से 400 रुपए देकर नाइट स्टे कर सकते हैं। सोनप्रयाग में बहुत सारे क्लॉक रूम भी बने हुए हैं, तो आप अपना एक्स्ट्रा लगेज क्लॉक रूम में रख दीजिए। तो दोस्तों ये तो बात हो गई सोनप्रयाग में रुकने की। अब आप नाइट में स्टे करिए और रेस्ट करिए। दूसरे दिन आपको जल्दी उठ के जाना होता है गौरीकुंड। अगर मैं अपनी बात करूं तो हम लोग रात को 3 बजे ही उठकर गौरीकुंड के लिए चल दिए थे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी मात्र 5 किलोमीटर की होती है, और गौरीकुंड जाने के लिए वहां पे सुमो सफारी जैसी प्राइवेट टैक्सियां चलती हैं जिनमें आपको 50 रुपए का चार्ज देकर गौरीकुंड तक ड्रॉप कर देते हैं। गौरीकुंड वही जगह है जहां से केदारनाथ मंदिर के लिए पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। अगर आप रात में सोनप्रयाग में स्टे करते हैं तो कोशिश करिए मॉर्निंग में जल्दी से जल्दी निकलकर गौरीकुंड पहुंचने की, और अगर आप गौरीकुंड में स्टे करते हैं तो आप जितना जल्दी ट्रैक स्टार्ट करेंगे आपके लिए उतना ही बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड में ही गौरी माता का मंदिर बना हुआ है जहां आपको दर्शन करना है, और यहीं पर गौरीकुंड भी बना हुआ है जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है। ऐसा कहते हैं कि पैदल ट्रैकिंग करने से पहले गौरीकुंड में स्नान करना शुभ होता है, तो आप चाहें तो उसमें स्नान भी कर सकते हैं। यहीं से पैदल यात्रा की शुरुआत होती है, और जो भक्त पैदल यात्रा नहीं कर सकते उनको यहाँ पर घोड़े खच्चर पालकी की व्यवस्था होती है। घोड़े खच्चर के लिए 2750 और पालकी के लिए आपको 8000 से 10000 रुपए तक का चार्ज देना पड़ सकता है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की दूरी की बात की जाए तो लगभग 22 किलोमीटर के आसपास है। पहले का रास्ता 16 किलोमीटर का था, लेकिन अब 2013 की आपदा के बाद जो नया रास्ता बना है वो थोड़ा लंबा रास्ता है। और दोस्तों अगर आप केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो वहां पर 3 हेलीपैड गुप्त काशी, फाटा और सेरसी में बने हुए हैं। इसके लिए आपको एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है। आप हेलीकॉप्टर से कैसे यात्रा कर सकते हैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। इसके अलावा आप फाटा और गुप्त काशी में ऑफलाइन तरीके से भी डायरेक्ट टिकट ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि हम साथ में क्या क्या लेकर जाएं। तो मैं आपको बता दूं कि स्पेशली आपको गर्म कपड़े लेकर जाने ही होंगे। केदारनाथ का रास्ता पहाड़ों से होता हुआ जाता है और वहां का मौसम कभी भी बदलता रहता है, बारिश कभी भी आ सकती है, तो आपके पास रेनकोट होना बहुत जरूरी है।
है। इसके अलावा आप अपने साथ एक छाता, अम्ब्रेला भी रख सकते हैं। यह आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। एक और चीज है जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, मेरे कई दोस्त शूज पहनना पसंद नहीं करते। कुछ लोग चप्पल में ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, तो शूज पहनना आपके लिए काफी कंफर्टेबल होगा। इसके अलावा अपने साथ मेडिसिन वगैरह, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने साथ जरूर रखिएगा। आपको जगह जगह पर फर्स्ट एड सेंटर भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको ट्रैकिंग करते समय किसी भी प्रकार की सांस लेने में कोई समस्या हो रही है तो वहां जाकर आप अपना मुफ्त में चेकअप भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम ट्रैकिंग स्टार्ट कर चुके हैं। तो हम लोग अपनी पैदल यात्रा ही कर रहे थे और रास्ते में आपको तरह तरह के प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेंगे। ट्रैकिंग करते समय आपको पानी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि बीच बीच में आपको पानी के बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स मिलेंगे। रास्ते में आपको कई जगह झरने देखने को मिलेंगे। झरनों का जल पीने योग्य होता है, तो आप इन झरनों का पानी भी पी सकते हैं। ये पानी पीकर आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा बूस्ट हो जाता है और पूरे रास्ते पर आपको जगह जगह खाने की सुविधा मिल जाएगी। जगह जगह पर आपको मैगी और आलू का पराठा देखने को मिलेगा। वहां पर 100 रुपए से 120 रुपए में प्लेट सिस्टम होता है और सभी होटल में सेम खाना ही मिलता है। तो दोस्तों, आप सुबह सुबह अपनी केदारनाथ यात्रा की पैदल शुरुआत करिए और आप शाम तक बेस कैंप पहुंच जाएंगे। बेस कैंप वही जगह है जहां पे सभी भक्तों को रुकने की व्यवस्था की जाती है। बेस कैंप से मंदिर की दूरी मात्र 1 किलोमीटर के आसपास ही बचती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस कैंप में रुकने की क्या व्यवस्था है। यहाँ पर गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी कि GMVN के गेस्ट हाउस भी मिलेंगे, जिसमें आप नाइट में स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल GMVN के 3 गेस्ट हाउस बने हुए हैं, जिनका नाम है नंदी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, नंदी कॉम्प्लेक्स सेकेंड और स्वर्गारोहिणी कॉम्प्लेक्स। इन सभी की बुकिंग एडवांस में ऑनलाइन की जाती है। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है। इसके अलावा वहाँ पर प्राइवेट होटल और लॉजेस भी देखने को मिलेंगे, जिनकी बुकिंग वहाँ पर पहुँच कर ही की जा सकती है। मंदिर के पास में बहुत छोटे छोटे होटल बने हुए हैं। यहाँ पे आपको 1000 से लेकर 3000 रुपए तक में रूम अवेलेबल हो जाते हैं। और अगर आप मई जून में जाते हैं यानी कि पीक सीजन में जाते हैं तो उसके लिए आपको 5000 से 10,000 रुपए तक भी देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सितंबर अक्टूबर में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत कम भीड़ होती है, तो उस समय इसका चार्ज भी कम होता है। केदारनाथ मंदिर के आरती के समय की बात की जाए तो पहली आरती सुबह 6 बजे और दूसरी आरती शाम को 6 बजे होती है। मंदिर दर्शन करने के लिए सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। इस वर्ष से टोकन सिस्टम चालू कर दिया गया है, यानी कि आपका यात्रा पास चेक होगा और एक टोकन मिलेगा जिसमें आपका दर्शन करने का टाइमिंग मेंशन रहेगा। तो आप टोकन लेकर लाइन में लग जाइए। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद पीछे भीमशिला है, आप भीमशिला के भी दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद वहीं से 1 किलोमीटर ऊपर ट्रैकिंग करके भैरव बाबा का मंदिर बना हुआ है, तो आप भैरव बाबा के दर्शन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पूरी यात्रा को करने में टोटल कितने दिन लगेंगे। तो आप मान के चलिए कि आपको 4 दिन लग सकते हैं, यानी कि 2 दिन जाने के लिए और 2 दिन वापस आने के लिए। मतलब हरिद्वार से सोनप्रयाग तक एक दिन में शाम तक आप पहुंच जाएंगे, फिर सोनप्रयाग में स्टे करेंगे। अगर आप टाइम की बचत करना चाहते हैं तो सोनप्रयाग की जगह आप गौरीकुंड में नाइट स्टे करिए और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर आप अपनी पैदल यात्रा आसानी से शुरू कर सकते हैं। जो मैंने अपनी केदारनाथ बाबा की यात्रा की थी, मैंने गौरीकुंड में नाइट स्टे किया था और फिर अगले दिन सुबह 3 बजे उठकर पैदल चलना स्टार्ट कर दिया था। टोटल यात्रा आपको 22 किलोमीटर की होगी। जाते समय पूरी चढ़ाई थी और हम लोग सुबह 11 बजे तक पहुंच गए थे। ये हो गया दूसरा दिन। और फिर आप बाबा के दर्शन करके कुछ देर वहां पे विश्राम करके आप वापस भी आ सकते हैं, या फिर आप केदारनाथ मंदिर के पास लगे टेंट या होटल में भी स्टे कर सकते हैं और अगले दिन आप केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड के लिए भी वापस आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको पैदल यात्रा करनी होगी। हालांकि इसमें आपको समय कम लगेगा, आप लगभग 5 से 6 घंटे में वापस आ जाएंगे। ये हो गया आपका तीसरा दिन। तीसरे दिन आप सोनप्रयाग तक वापस पहुंच जाएंगे और फिर हरिद्वार के लिए बस ले लेंगे। अगर आप ज्यादा थक जाते हैं तो तीसरे दिन आप सोनप्रयाग में स्टे करिए और आराम करके उसके अगले दिन हरिद्वार के लिए बस ले लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर अब बात आती है केदारनाथ यात्रा पर आपको कुल कितना खर्चा आने वाला है। तो ये मैंने 2 भागों में बांट दिया है। अगर आप बस से हरिद्वार से सोनप्रयाग जाते हैं और फिर पैदल यात्रा करते हैं तो इसमें जो आपको खर्च आने वाला है वो 4000 से 5000
शहर के अंदर ही होने वाला है। और अगर इसके अलावा आप घोड़े खच्चर से यात्रा करते हैं तो फिर जो आपका खर्च है उसमें घोड़े खच्चर का किराया भी आप जोड़ लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जो भी लोग केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले हैं उनके साथ। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।